जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग सामान्य अध्ययन क्विज सीरीज जो कि प्लेलिस्ट पर उपलब्ध होगा, वहां से जाकर के आप इसका पूरा देख सकते हैं। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज जितने सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सबों के का जो संग्रह है उसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। और ये आगामी जो अभी एग्जाम है 2024 में, जैसे बिहार दारोगा हो गया, पुलिस हो गया, सचिवालय हो गया, BSSC हो गया, BPSC हो गया, रेलवे या अन्य जितनी भी अधिक परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको गहन अभ्यास कराया जाएगा। इसीलिए आप निश्चित रूप से इसका अभ्यास करें। अधिक से अधिक अभ्यास आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। चलिए इस शुरू करते हैं। यहाँ हड़प्पा की अधिकांश मोहरें की जो बनी होती थी वह कैसी बनी होती है? अधिकांश मोहरें, तो आपका इसका जो उत्तर हो जाएगा ना, वो अधिकांश मोहरें मुख्य रूप वो सेल खड़ी की बनी होती थी। अब जो सेल खड़ी क्या है, यह एक प्रकार का सेल खड़ी क्या है, एक प्रकार का यह पत्थर है। और इसके अलावा कुछ मोहरों में जैसे टेराकोटा का भी, और उसके बाद सोना से भी मिला है, उसके बाद सुलेमानी मिला है, उसके बाद चर्ट मिला है, यानी हाथी के दांत से भी बने कुछ मोहरे मिले हैं, और फेयंस मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मतलब बनावली की सभ्यता स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनावली का जो सभ्यता स्थल है ना, तो यह मुख्य रूप से हरियाणा में है। बनावली हरियाणा का हिसार जिला में। कौन सा जिला में? हिसार जिला में। और इसकी खुदाई किसने किया? तो RS बिष्ट साहब ने किया। RS बिष्ट ने इसकी खुदाई किया। और यहीं से हिसार से ही, मतलब बनावली से जो मिला है ना, तो क्या सब बनता है? हल की आकृति, हल की आकृति भी मिला है। तो हल आकृति यहाँ से मिला है। देवी माँ की मिट्टी, देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति की भी प्रतिकृति यहाँ से मिली है। इसको आप लोग एक क्विज फॉर्मेट में लें, जिस प्रकार से प्रश्न जाता था आप भी साथ साथ आंसर देते चलें, तो आपका अभ्यास और प्रश्न पर पकड़ लगातार बनता जाएगा। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। लगातार अभ्यास करिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक के शासनकाल को शेर शाह सूरी ने बाधित किया था? उसको बाधित किया था। तो किसके शासनकाल को? तो हुमायूं के शासनकाल को। तो हुमायूं के और शेर शाह के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था वह लड़ा गया था पहले, सबसे पहले चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कब में? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि शेर शाह जो था ना वह अफगान शासक था। शेर शाह अफगान शासक था। इसमें उसने हुमायूं को बाधित किया, पराजित किया। उसके बाद बिलग्राम 1540 में बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध कहा जाता है, इसमें भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। अगला, खुर्रम निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का पुत्र था? कौन? खुर्रम की बात कहा जाता है। तो खुर्रम जो है ना, पुत्र का बात किया था। तो खुर्रम जो है मुख्य रूप से वह आपका शाह, तो यहाँ जो आपका हो जाएगा शाहजहां, मतलब खुर्रम का नाम था या जहांगीर। आगे बताते हैं। जो खुर्रम था ना, खुर्रम ने उपाधि धारण की थी। शाहजहां नाम नहीं था उसका, खुर्रम नाम था। उसने उपाधि भलो लिया था। किसका? शाहजहां का उसने उपाधि लिया था। और शाहजहां का अर्थ क्या होता है? शाहजहां का अर्थ ही होता है दुनिया का राजा। शाहजहां का क्या अर्थ होता है? दुनिया का राजा। तो और वह पुत्र किसका था? जहांगीर का। और जहांगीर का अगर मूल नाम कहा जाता तो जहांगीर का मूल नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम था। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन से मुगल काल में सरकार का मुख्य प्रशासक था? फौजदार था कि वजीर ए सरकार था कि कोतवाल था कि सदर था? तो इसमें जो मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा, ये वजीर फौजदार कहलाता था। क्या कहलाता था? फौजदार कहलाता था। फौजदार का क्या काम था? वह प्रशासनिक और सैनिक दोनों चीज को वह देखता था, जिनका मुख्य रूप से कर्तव्य होता था कि नगर की सुरक्षा और उसका संरक्षण करना। हाँ, इसके साथ साथ अगर आप इसमें जो है लगभग 40-50 प्रश्न का यह एक सीरीज है, अगर इसमें 40 प्रश्न आप सही करते तो आपकी स्थिति बेहतर, आप अभ्यास करते रहे। लेकिन अगर इससे आप कम है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, SPD प्लेलिस्ट में क्विज सीरीज करके, क्विज सीरीज में आपका क्विज सीरीज 2 जाइएगा ना, तो उसमें 6 घंटे के आसपास का SPD GK है। तो उसको आप 2K का स्पीड लगा के 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। प्रश्न आपके नजरों से जब गो थ्रू हो जाएगा तो वह लगभग आपका याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल की जजमानी प्रणाली क्या थी? यहाँ पे जजमानी प्रणाली एक राजस्व प्रणाली जिसमें भूमि के विभिन्न इकाइयों का राजस्व वेतन के बदले अधिकारियों को सौंपा जाता था, कि एक प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? क्या जजमानी प्रणाली प्रशासनिक नहीं थी? एक पारस्परिक प्रणाली। जजमान ने गांव में देखते हैं कि जजमान सब रहता है, तो उसके बाद एक पुजारी वर्ग रहता है जिसको ब्राह्मण, उसका जजमान रहता है। तो वो पारस्परिक ब्राह्मण जो होता है एक विशेष वर्ग का, और पुजारी वर्ग और उसका जो जजमान होता है विभिन्न वर्ग का। उसी प्रकार वो पारस्परिक प्रणाली थी जो ग्रामीण में भारत में किसानों और अन्य व्यवसायों के बीच था। जजमानी मतलब किसान या अन्य व्यवसाय के बीच था। अन्य व्यवसाय को उसको कर्ज वगैरह सब चीज देते थे, या उसको उस तरह से संरक्षण देते थे, विकास करने के लिए पैसे जो भी जरूरत पड़ती थी उस तरह दिया जाता था। आप निश्चित अपने गांव में अभी जो चलता है उस आधार पर जजमानी प्रणाली देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं उसके बहुत सारे जजमान होते हैं जो हर वर्ग से रहते हैं। अगला देखते हैं। अगला, भारत में मुगल शासन के दौरान अधिकांश किसानों ने न्यूनतम फसलों का उत्पादन कितना तरह का फसल उत्पादन किया था? वास्तव में फसल 3 प्रकार का, खरीफ है, रबी है, जायद है। लेकिन उस समय मुख्य रूप से 2 तरह का ही फसल का उत्पादन किया जाता था, खरीफ और रबी। दो, एक होता है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। और जान लीजिए बंगाल में अकेले चावल का लगभग 50 किस्म का फसल उस समय बंगाल में अकेले पैदावार किया जाता था। फतेहपुर सीकरी शहर किसके द्वारा बनाया गया? फतेहपुर सीकरी जो है ना,
वह किसके द्वारा, वह अकबर के द्वारा वह फतेहपुर सीकरी को बनवाया गया। मुगल विजय था कब, यह 1571 से लेकर के 1585 के बीच बनवाया गया था। इसी में फतेहपुर सीकरी का ही जो दरवाजा है ना, दरवाजा यही है बुलंद दरवाजा। पूछा जाता है बुलंद दरवाजा किस में है, तो फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का आगरा निर्माण किसने करा, अकबर ने। कब, 1571 से 1585 के बीच में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गायक मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। नवरत्न पूछ रहा, अकबर के दरबार मुख्य रूप से नवरत्न रहते, तो उसमें से एक था। आपको पूरा टाइम दिया, आप इसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा तानसेन। कौन सा, तानसेन था। तानसेन का अगर मूल नाम पूछा जाता था तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। और तानसेन उपाधि किसने दिया था, यह दिया था ग्वालियर राजा ने दिया था। ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत ने दिया था, विक्रमजीत ने। और अकबर का जब था तो अकबर भी कुछ ना कुछ उपाधि दिया। अकबर ने कंठ भरण वाणी विलास, कंठ भरण वाणी विलास, वाणी विलास की उपाधि दिया था। किसने, अकबर ने यह उपाधि दिया था। लेकिन तानसेन की उपाधि किसने दिया था, तानसेन की उपाधि दिया था ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा फसलें कौन सी है, हड़प्पा फसल। यहां दो सबसे महत्वपूर्ण है, गेहूं और जौ है। तिल, सरसों, चावल, मटर, कपास। तिल और तिल का उत्पादन तो हड़प्पा काल में होता था। इसमें मुख्य रूप से मसूर हो गया, चना हो गया, तिल, इसमें हड़प्पा काल में यह चीज़ शामिल था। तो यह आप लोग जो है ना, जो भी जो सो करके जो देख रहे हैं, थोड़ा सा सुधर जाइए और वो बैठ करके देखिए, तो अधिक से अधिक आपको प्रश्नों का अधिक से अधिक प्रश्न याद रहेगा। और साथ साथ में प्लेलिस्ट में क्विज सीरीज करके उपलब्ध है, क्विज सीरीज 1 करके है, उसमें SPD साइंस है। जल्दी हम लोग साइंस सीरीज लाएंगे। और संडे के संडे आपको 2 जो है फुल बिहार दरोगा के संबंधित 2 फुल लेंथ टेस्ट अप टू एग्जाम तक दिया जाएगा। इसलिए यह तैयार करते जाएं और संडे को फुल टेस्ट लगाएं। और जल्दी साइंस का भी जो है आपका जो घटना चक्र है, उसमें जितने सारे साइंस पूछे गए वह एक क्विज फॉर्मेट में हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप एक बार अपने से घटना चक्र घर में खरीद के पढ़ लीजिए, क्विज फॉर्मेट में लगा दीजिए, तो आपका याद हो जाएगा। उसमें डिस्कशन भी हम आपको बता देंगे। अगला देखते हैं। तो मनसबदारी प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मनसबदारी प्रथा, तो इसमें थे सेना के सभी सिपाहियों को मनसब की आवंटित किया गया था कि सामान्यतः वंश के आधार पर मनसब दिए जाते थे। मनसबदारों के पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक पदनाम द्वारा सूचित किया गया था। मनसबदारों को कभी भी नकद में भुगतान नहीं किया जाता था। अब देखो, मनसबदार जो उस समय का होता था ना, उसको मुख्य रूप से मनसबदार सामान्यतः वंश के आधार पर मनसब दिए जाते थे। मनसब मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसको जागीर दिए जाते थे। क्या जागीर मतलब एक भूमि का क्षेत्र दिया जाता था, जो कि ब्रिटिश क्षेत्र, ब्रिटिश समय जब आया था तो वह जमींदार और अभिजात वर्ग को यह देने लगा था। उसके बाद अगला प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, भारत का पूछ रहा है, भारत का अगर सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है तो याद रखिएगा वह कौन सा है। तो यह मुख्य रूप से आपका जो आंसर आ जाएगा, तो यह आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में इसका उत्खनन करता कौन है, अमरेंद्र नाथ के द्वारा। अमरेंद्र नाथ। यह 50 क्वेश्चन का सीरीज जरूर है, लेकिन हर क्वेश्चन में 3 से 4 जो है मुख्य बिंदु आते हैं। लगभग यह 200 से 300 प्रश्न आपका तैयार हो जाता है आधा घंटा, और एक्सेस जो है लगभग 20 मिनट के अंदर में 15 से 20 से 25 मिनट में आपका तैयार हो जाता है। इसलिए आप देखें, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास होगा, अभ्यास से ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मुगल काल के दौरान मनसबदारों को अपना वेतन राजस्व कार्यों के रूप में जो प्राप्त होता था, अभी तुरंत यह प्रश्न आया, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, उसको हम लोग मुख्य रूप से वह जागीर कहते थे। क्या कहते थे, वह जागीर कहा जाता था। और ब्रिटिश समय में यह जागीर मुख्य रूप से अभिजात वर्गों को दिया जाने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। कब से कब तक, 1658 से लेकर के 1707 तक शासन किया था। यह औरंगजेब का शासनकाल था। भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में है। अभी तुरंत प्रश्न आया था, भारत का सबसे बड़ा स्थल है वह राखीगढ़ी का क्षेत्र जो हरियाणा में है। याद रखिएगा इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। राखीगढ़ी का क्षेत्र हरियाणा हिसार में किसने, यह तो अमरेंद्र नाथ ने इसका खोज किया था। और राखीगढ़ी को मुख्य रूप से वह 7 टीलों का समूह कहा जाता है, 7 टीलों का समूह कहा जाता है राखीगढ़ी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से सिंधु घाटी स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी स्थल अगर पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं तो वह हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है, तो वह सिंध पाकिस्तान में है। सिंध जो है, सिंध जो पंजाब जो है ना, पंजाब का सिंध प्रांत जो है वह पाकिस्तान में आता है, वह हड़प्पा का क्षेत्र आता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध शिल्प कृतियों में से एक लगभग 4 इंच ऊंची तांबे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति है जो पाई गई है। लड़की की मूर्ति का बात क्या था,
तो यह मुख्य रूप से मोहनजोदारो में कांस्य की मूर्ति, जिसको नटराज की मूर्ति या लकड़ी, उस लड़की की लड़की की मूर्ति जो है पाया गया है। इसी जगह पे याद रखिएगा मोहनजोदारो से 7 अग्नि वेदिका भी मोहनजोदारो से उसके बाद यहाँ से प्राप्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पे और साथ याद रखें बलिदान प्रथा, मुख्य रूप से कालीबंगा में बलिदान प्रथा का प्रचलन था। बलि प्रथा या बलिदान प्रथा एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता के एक भाग लोथल के उत्खनन स्थल की खोज किसने किया? हड़प्पा और लोथल का हम लोग बात करते हैं तो लोथल का जो उत्खनन स्थल जो है ना वह RS राव साहब ने किया। तो लोथल कहाँ है? यह गुजरात में है। किस नदी के तट पर है? यह भोगवा नदी के तट पर है। और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज किया था। RS बिष्ट साहब ने राखीगढ़ी का खोज किया था। आगे देखते हैं। भीमबेटका गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हड़प्पा स्थल नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो यह मुख्य रूप से हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। यह आपका जो है ना टॉपिक वाइज, जैसे इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद ज्योग्राफी का, उसके बाद फिर साइंस का अलग से, साइंस का तो अलग से ही आपको देखें, और इकोनॉमिक्स का, ये लगातार मिलते रहेगा। आपका क्विज सीरीज में देंगे, अभी टॉपिक वाइज आपका कराते जाएंगे और आप इससे लगातार जुड़ते रहिए और लगातार देखते रहिए। तो आपका प्रश्न पर पकड़ जबरदस्त हो जाएगा। प्रश्न हल्का भारी नहीं होता, छोटा छोटा प्रश्न पर गौर बना के रखिए, गलती नहीं करिएगा, ध्यानपूर्वक उसको देखिए, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खोदाई 1960 के दशक में बीके थापर के मार्गदर्शन में किया गया था? तो बीके थापर के मार्गदर्शन में कालीबंगा की खुदाई किया गया था। कालीबंगा से ये आपका जुता हुआ खेत किससे मिला है? कालीबंगा से। उसके बाद अग्नि वेदिका, अग्नि लग जाता है, काला हो जाता था। याद रखें कालीबंगा, जुता हुआ खेत कब जोता है लोग? जब खेत से उपज निकल जाएगा, मैंने खेत लगभग काला हो जाएगा, ये ना पड़ती रहते पे फफूंद उफूंद लग जाता था ना, जोत देता हुआ। यह कालीबंगा, अग्नि वेदिका भी वहीं से प्राप्त हुआ है। और याद रखें ऊंट की हड्डी भी प्राप्त हुआ। किसी तरीके से याद रखिए, जीएस को ट्रिक के माध्यम से, कोई न्यूमेरिकल के माध्यम से, किसी भी अंदाज में आप याद रखिए, वही इसका जो है मूल मंत्र है। ये अधिक से अधिक याद करिए, अधिक से अधिक अभ्यास लगाइए, क्वेश्चन का याद रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली के अनुसार मिट्टी की ईंट के चबूतरे पर बनी इमारतों को जाना जाता था किसके रूप से? मिट्टी की ईंट के चबूतरे पर बनी इमारत, उसको हम लोग दुर्ग कहते थे। उसको हम लोग क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वह मुख्य रूप से दुर्ग का। तो आप लोग भी जवाब देते चलिए। और जो सबसे बड़ा दुर्ग अगर है ना, तो सबसे बड़ा दुर्ग कहां से मिला है? तो वह मोहनजोदारो से सबसे बड़ा दुर्ग मिला है। और जो निचला शहर होता था, निचला शहर इसी का, दुर्ग का नीचे वाला शहर, यह आवासी होता था। आवासी मतलब रहने वाला, इस जगह पे रहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है? लोथल है, कालीबंगा है, कि रूपर है, कि बनावली? इसमें डॉकयार्ड लोथल को बताया जाता है। अगला, निम्नलिखित वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी? तो वह थी सिंधु घाटी की सभ्यता को प्रथम शहरी सभ्यता के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो इसमें यह मुख्य रूप से दुनिया की प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी। कब थी? तो यह लगभग आपका 2600 ईसा पूर्व में थे। इसमें जल और उसके बाद सड़क प्रणाली, जल निकास प्रणाली, सार्वजनिक भवन, ये सब एकदम सिस्टमैटिक ढंग से बना हुआ था। मोहनजोदारो के निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदारो जो है ना वह सिंधु घाटी की सभ्यता से का ही वह स्थल है। मोहनजोदारो स्थल है, जैसे लोथल है, मोहनजोदारो है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी, ये सब स्थल है। मोहनजोदारो का ये स्थल है। जैसे देश में जिला राज्य होता है ना, राज्य होता है, उसी तरीके से वो सब राज्य मान के चलिए स्थल है वो सभी। उसके बाद अगला नंबर जो हम लोग प्रश्न को देखेंगे कि कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ था? कालीबंगा का उत्खनन कार्य मुख्य रूप से आपका जो इसमें हो जाएगा 5 स्तरों में किया गया था। यही कालीबंगा से क्या सब मिला है? तो याद रखिएगा, लकड़ी का हल, खेत जुता हुआ खेत काला पड़ जाता है तो जोतते हैं। उसके बाद जुता हुआ खेत, अग्नि वेदिका, अग्नि से जब धुआं निकलता है तो काला हो जाता है, अग्नि वेदिका। और उसके बाद ऊंट की हड्डी भी यहीं से मिली है, ऊंट की हड्डी, ये सब पूछा जाता है प्रश्न में। और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, उसका हल संग्रह है। इस यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें एक ऑप्शन सिर्फ बताया जा रहा है, विस्तार कुछ नहीं दिया जाता है। तो यह निश्चित रूप से आप इसको जब कर लेते हैं तो आपका अधिक से अधिक प्रश्न तैयार होते जाएगा। इसी क्रम में सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वहां पर पीपल, आम है, पीपल है, परिजात यहाँ पीपल करेक्ट आंसर है। और पीपल काफी पवित्र वृक्ष था, वह काफी पूजनीय वृक्ष था। पीपल का पेड़, बहुत सारे मुहर पर भी इसके निशान अंकित मिले हैं। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिलते हैं? किलेबंदी की अवशेष जो मुख्य रूप से अभी तुरंत पता है, कालीबंगा में किलाबंदी दुर्ग सब जो बनाया जाता था, चारों तरफ किलाबंद होता था और नीचे का जो स्थल था ना वह रहने के लिए बनाया गया था। तो कालीबंगा कहाँ है? वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ जिले में कौन सा है? कालीबंगा है। और जो घग्गर नदी के किनारे पर यह स्थित है। और यहीं से हाथी के पैर की हड्डी मिली है, अग्नि वेदिका मिली है, याद रखिए काली चूड़ियाँ भी यहीं से मिली है, अग्नि वेदिका, ऊँट की हड्डी, हाथी के पैर की हड्डी, उसके बाद
जुता हुआ खेत, ये सब हमेशा आपको इसलिए बोलता है कि आपके मन मस्तिष्क पे याद हो जाए चीज़। रखाल दास बनर्जी में निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने? तो मोहनजोदारो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदारो याद रखें, मोसे महा, तो महास्नानागार भी, उसके बाद महा या विशाल कहेगा, महा धान्यागार, इसी को अन्नागार भी कहा जाता है। यह मोहनजोदारो से ही मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? अभी तुरंत आपको बताया, जुता हुआ खेत मिला है, ऊंट की हड्डी मिली है, हाथी के पैर की हड्डी मिली है, उसके बाद क्या अग्नि वेदिका मिली है, काली चूड़ी मिला हुआ है। याद रखिएगा, ये सब मोहनजोदारो से महान चीज मिला है, महान स्नानागार, महान धान्यागार। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो अगला जो प्रश्न है, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई मुख्य रूप से 1556 ईस्वी में हुआ था। और पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और 1757 में क्या हुआ? तो पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें क्लाइव था और सिराजुद्दौला, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। और 1500 उसके बाद 1764 में, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया। उसके बाद अगला जो प्रश्न देखें कि 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? चंदेरी की लड़ाई की जब हम लोग बात करते हैं तो चंदेरी की लड़ाई में वह मेदिनी राय पराजित हुआ था। कौन था? मेदिनी राय कहाँ का शासक था? तो मालवा का शासक था। मालवा का शासक था मेदिनी राय। और यहाँ पे किसके बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। मेदिनी राय हार गया था और बाबर इसमें चंदेरी का युद्ध जीत गया था। और बाबर का काल 1526 से लेकर के 30 तक था। और बाबर के आक्रमण के पहले अगर कोई पूछेगा कि दिल्ली पर जो शासन था ना, तो सल्तनत काल का शासन था लोदी वंश का। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लेकिन उसके समय में जो शासक था तो वह कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन सा था? इब्राहिम लोदी था। स्किप मत करिए, पूरा देखिए। आपका लगभग ये 20 मिनट में कुछ नहीं जाता। 20 मिनट में आपका लगभग 150 से 200 क्वालिटी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और साथ में यहाँ जो है ना, आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से, चाहे आप सोशल साइट से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कहीं से जुड़े, उस पर आप शेयर करिए, अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम आए हैं। आपके बिहार दरोगा और रेलवे, आरआर, एनटीपीसी और बीएसएससी एकदम क्रैक होगा धड़ाक से एक बार में। इसके लिए आपको सिर्फ नियमित लगे रहना पड़ेगा। सजावट की कला, जिसे पिएट्रा ड्यूरा कला कहा जाता था, किसके शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुई थी? तो यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ सजावट, तो यह जो है ना, तो शाहजहां के शासनकाल में। और पिएट्रा ड्यूरा की कला जो है ना, पिएट्रा ड्यूरा, इसी आधार पर ताजमहल जो है ना, ताजमहल बनाया है। और पिएट्रा ड्यूरा कला में क्या होता था? पुराना जो पत्थर था ना, पुराना मतलब थोड़ा कम कीमत का पत्थर, कीमती पत्थर जो था, उस पत्थर को जोड़ा जाता था, जोड़ के बनाया जाता था। वही है पिएट्रा ड्यूरा की कला है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व, मतलब ईस्ट के साथ व्यापार करने को अधिकृत किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, तो एलिजाबेथ प्रथम की, एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय, एलिजाबेथ चतुर्थी, एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में ऐसा हुआ था। एलिजाबेथ प्रथम के साथ इन्होंने ही उस समय एक चार्टर के द्वारा, एक नियम के द्वारा यह दे दिया गया था कि रॉयल चार्टर प्रदान कर दिया। कब वह दिया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था। और कंपनी जो है ना, कंपनी जहाज सबसे पहले अगर कहा जाए 1608 में कंपनी का जो जहाज था वह सूरत में आया था। कहाँ पे आया था? सूरत में। वह स्थापित होने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से आया था। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने भारत में इस फ्रांसीसी उपनिवेश पर विजय प्राप्त की थी। कहाँ पर विजय प्राप्त किया था? 1757 की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से माहे पर विजय प्राप्त किया था। इसका गठन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, मुख्य इसका था ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे जो आया था ना, तो ईस्ट इंडिया मसाला व्यापार में हिस्से लेने के लिए आया था। और अगर पुर्तगाली कब आया था? याद रखिए, पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आया था 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच आया था 1602 ईस्वी में। और डेनिश आया था 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी आया था कब? यह आया था 1664 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। डेट काफ़ी फेवरेट है। बक्सर के युद्ध के दौरान कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर, इलाहाबाद की संधि, की सुगौली की संधि, की बेसिन की संधि, की सलबाई की संधि। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। कब? 1765 में। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में यह चीज हुआ था। ब्लैक होल इस रूप में प्रसिद्ध है। ब्लैक होल किसके रूप में? जेल की छोटी कोठरी के रूप में ब्लैक होल जो है वह काफ़ी विभत्स घटना था। वह बंगाल में हुआ था। उस समय जो है मुख्य रूप से 3 यूरोपीय जो है ना, उसकी टुकड़ी को एक छोटे से कमरे में सिराजुद्दौला के द्वारा बंद कर दिया गया था। 3 दिन तक बंद कर दिया था। ये स्थिति बहुत खराब हुई थी, लगभग सबों की मौत हो गई थी। वह और कुछ ही बचे थे उसमें, वो इसकी स्थिति काफ़ी बदतर थी। वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? जहांगीर था, चंदा साहब, जमोरिन, मुजफ्फरजंग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जमोरिन था। कौन था इसमें? जमोरिन था। तो वह पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली राजा पुर्तगाल, वह किसके? इमैनुअल प्रथम ने भारत यात्रा की मंजूरी दी थी। पुर्तगाली राजा को भारत पर यात्रा की मंजूरी वास्को डी गामा किसने दिया था? इमैनुअल प्रथम। किसने? इमैनुअल प्रथम ने इसको यात्रा की मंजूरी दी थी भारत में। यह केरल के तट पर आया था और जमोरिन ने इसका एकदम कड़ा से बढ़िया से स्वागत किया था।
और आपका अगर कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, और ताकि हम इस पर जो है हमारी टीम काम करे और आपके लिए अच्छा से अच्छा लगातार बेहतरीन कंटेंट हम उपलब्ध कराते हैं। आपका सुझाव का हमें हमेशा इंतजार रहता है। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था। तो यह मुख्य रूप से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को देखिए ऑप्शन में उन्हें फंसिएगा, अस्थिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए भेजा गया था, लेकिन लास्ट में इधर चाय चीन के व्यापार तक इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमित कर लिया गया और डायरेक्ट ब्रिटेन से भारत पर जो है और अगल बगल के जितने क्षेत्र थे वहाँ से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गया था चार्टर एक्ट के द्वारा। पॉलिटी का विषय है तो पॉलिटी बताएंगे, उस समय आपको बताएंगे। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव जो है मुख्य रूप से पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे प्रभुत्व रख दिया गया था। अगला, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? किसने? तो पुर्तगाली की बात करते हैं तो 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, और इस समय साथ कौन दिया था? तो कृष्ण देवराय ने उस पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, कृष्ण देवराय था, देवराय ने अल्बुकर्क का साथ दिया था। किसका? अल्बुकर्क का साथ दिया था। और इसमें आदिल शाह को, वहाँ का जो राजा था आदिल शाह को इसको उसने पराजित किया था, और 1510 में उस पर अधिकार कर लिया गया था। और भारत ने कब 1961 में भारत ने इस पर अधिकार किया था। 36 घंटे तक कंटिन्यू युद्ध चलता रहा, और कब 1987 ईस्वी में जा करके जो है ना वह कोंकणी भाषा का आंदोलन चला था। याद रखिए, गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी भाषा। इसके लिए आंदोलन और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस मुद्रालय इनमें से इन्होंने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? प्रिंटिंग फ्रेंच ने, कि पुर्तगाली ने, कि डच ने, कि अंग्रेज ने? आप भी हमारे साथ बता, इसका हो जाएगा आपका आंसर, यह पुर्तगालियों ने। मतलब इसमें सेंट पॉल कॉलेज जो है ना, सेंट पॉल कॉलेज कहाँ पे? वह गोवा में स्थापित किया था। और यह कब स्थापित किया गया था? 1556 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तुरंत आपको चार्ट दिए थे, हम लिस्ट दिए थे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो कोलबर्ट ने इसकी स्थापना किया था। और पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? पहला कारखाना इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में कब? 1667 में। और दूसरा कारखाना 1668 में ही मूसलीपट्टनम में, कहाँ पे? मूसलीपट्टनम में स्थापित कर लिया गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सेंट जॉर्ज का किला ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। पोर्ट विलियम पुर्तगाली ने, सेंट पोर्ट्स डच भी ने, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर एक इसका आ जाएगा आपका 43 का। उसके बाद वर्तमान में अभी जो है ना सेंट विलियम जॉर्ज का जो है वहाँ जहाँ है वहीं पर वर्तमान में तमिलनाडु विधानसभा वहाँ पे चलता है। उसके बाद अगला देखते हैं। 1830 में किसने मराठों को हराया और अलीगढ़, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? यह था जनरल लेक ने हराया था और इस पर अधिकार किया था। अंग्रेजों के हाथों पर मीर कासिम की अंतिम हार हुई थी, और इस अंतिम हार हुई थी वह कौन सी लड़ाई थी? तो यह मुख्य रूप से बक्सर के युद्ध में, जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। उसमें जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की तरफ से मुनरो ने जो है मीर कासिम को हरा दिया था। उसमें बंगाल का नवाब था, बंगाल की तरफ से नवाब में तो मीर कासिम लड़ा था, मीर कासिम था। उसके बाद अवध का नवाब शुजा उद्दौला था, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय संयुक्त था। और यहाँ से अकेले मुनरो ने पराजित करके, और लगभग यहीं से स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों के हाथों इसकी पराजय भी स्टार्ट हो गया कहानी। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल कर लिया गया था? अब झांसी की जब बात आता है तो झांसी को 1800 मुख्य रूप से झांसी किया है। झांसी को 1853 में शामिल कर लिया गया था। तो वह डलहौजी ने व्याप्तगत सिद्धांत लाया था, डलहौजी के द्वारा। डलहौजी व्याप्तगत सिद्धांत को हड़प नीति कहा जाता है, हड़प नीति डलहौजी ने लाया था। इसके द्वारा सतारा है, जैतपुर है, संभलपुर है। सतारा को अगर हम लोग करते हैं तो 1848 में सतारा पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद आपका ये 1849 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जयपुर और संभलपुर पे। उसके बाद 1850 में बघाट पे, 1852 में उदयपुर पे, 1853 में झांसी पे, और 1854 में नागपुर पे। तो 1853 झांसी पर अधिकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग अगर देखते हैं तो यह है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से जहांगीर को 1653 में अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने के लिए प्रभावित हुआ था? वह जहांगीर किस चीज़ से? पुर्तगालियों को बेदखल करने के लिए मुगल से कि बादशाह को नौसैनिक सहायता गुप्त रूप से प्रस्ताव था कि नूरजहां की भारी भूल ने कि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक स्क्वाड्रन को हराया था। अंग्रेजों ने हराया था, उसमें पुर्तगाली वो काफ़ी परेशान था, इसलिए वह जहांगीर प्रभावित हो गया था इससे कि नौसेना मुगलों की एक कमजोरी थी और उसके पास नौसैनिक काफ़ी पावरफुल थे, अंग्रेजों ने इसको हरा दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का नारा केवल मतलब भूभाग नहीं, कहीं क्षेत्र नहीं, केवल हम व्यापार के उद्देश्य से आए हैं, यही उसका प्रारंभिक नारा था। किस गवर्नर जनरल द्वारा भूभाग स्थायी बंदोबस्त पेश किया गया? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा
पेश किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब हुआ था? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। और यह अस्थायी बंदोबस्त क्या होता था? यह मतलब किसानों से राजस्व प्राप्त करता था। कौन? जमींदार रैयत का, और जो जमींदार जमीन का मालिक तो रहता था और किसानों से राजस्व प्राप्त करता था और उसी आधार पर उसको संरक्षण या विभिन्न प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराता था। ये कार्नवालिस ने, चूंकि अंग्रेज में जो कि ब्रिटेन में इस तरह की व्यवस्था थी, इसलिए कार्नवालिस ने भारत में इसको लागू किया था। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी हुआ करती थी? अगला नंबर हम लोग जब देखते हैं तो पुर्तगालियों की राजधानी, आप इसका आंसर दीजिए कोचीन, मद्रास, मुंबई, पटना। इसका आंसर है कोचीन। इस प्रकार यह कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन है लाल बाग क्या है? लाल बाग है चिड़िया का नाम किसानों पर अधिरोपित कर, तोप का नाम कि मान सिंह के हाथी का नाम। यह एक प्रकार का किसानों पर अधिरोपित कर था। यह राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान में इस प्रकार का कर को लगाया गया था। इस प्रकार इस सीरीज को कंप्लीट कर लिया गया है। मिलते हैं, चलिए मिलते हैं अगले अंक में। और लगातार जो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। अगले अंक में हम लोग मिलेंगे। आप निश्चित रूप से इसका अभ्यास करिए। ज़्यादा है तो 2K का स्पीड लगा लीजिए, आपका यह तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट में आप लगभग 50 क्वेश्चन का सीरीज लगा रहे हैं और लगभग 150 से 200 क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले अंक में।